हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, कल हमने फिजिक्स के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर हमने एसआई यूनिट्स के चैप्टर को कंक्लूड किया। हमने डिफरेंट जो एसआई यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते थे हमने वो लिए, और मैंने कल ही आपको बोला था जो मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँगा वहाँ पर हमने फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे शुरू करना है, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज़ मोशन। तो गाइज आज हमने मोशन के रिगार्डिंग बात करनी है। आप सभी ने क्लास 9th या 10th यहाँ पर मोशन ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि 9th और 10th से ही बेसिक्स जो होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब हम क्लास 11th में आते हैं ये चीज़ें वापस से रिपीट होती है, बट बिकॉज डिफरेंट स्ट्रीम्स आ जाती है 11th में, तो कुछ स्टूडेंट्स ने 11th में कॉमर्स या आर्ट्स अगर रखा है तो उनकी रिविजन नहीं हुई उस चीज़ की और काफ़ी गैप आ गया। अब वो सब बिगनर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये टॉपिक वापस से शुरू करना है, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, ऐसा है कि सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन, और हमें मोशन से भी पहले ये पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, बिकॉज रेस्ट के ऊपर अगर हमें समझ आएगी तो मोशन हम समझ पाते हैं। देखो, रेस्ट क्या हो गया, एक बॉडी रेस्ट पे तब तक होगी जब तक अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से या अपनी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद पैसेज ऑफ टाइम। मतलब वक्त चाहे हो जाए, कुछ वक्त के बाद अगर मैं देखूं वो बॉडी जिस पोजीशन पे थी पहले, अगर अभी भी उसी पोजीशन पे है और बीच में कभी वो चेंज नहीं हुई, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, इट मीन्स वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। देखो, आपका स्कूल है, मान लो मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल की बात करता हूँ, ये हमारा है गांधीनगर में। तो स्कूल की लोकेशन हमेशा रेस्ट पोजीशन पे ही होगी। अगर मैं आज जाकर उस स्कूल को देखूं वो मुझे वहाँ पर दिखेगा, और अगर मैं 3-4 दिन के बाद, पैसेज ऑफ टाइम के बाद वहाँ पर जाऊँ तो वहाँ पर वो स्कूल अपनी पोजीशन को चेंज तो नहीं करेगा ना। इट मीन्स आई कैन से दैट जो पोजीशन है स्कूल की, दैट इज एट रेस्ट। स्कूल रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के बाद भी उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखी है, अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल। अगर कोई बुक काफ़ी देर तक अगर हम देख रहे हैं उससे वो टेबल पे ही है, रेस्ट पोजीशन है इसका मीनिंग, बिकॉज वो मूव नहीं कर रही। मूव तो तब करेगी जब कोई डेलिब्रेटली उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। क्लियर? डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो चेंज नहीं करता है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सराउंडिंग्स के हिसाब से, क्योंकि आगे आने वाला एक क्वेश्चन है वहां पर ये बहुत यूज होगा। देन एग्जांपल क्या है, बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ये भी एक एग्जांपल है इसकी। उसके अलावा मैंने स्कूल की एग्जांपल दी। देखो गाइस, ऐसा है कि हमने क्योंकि मोशन शुरू किया तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब कहां कहां से इसके न्यूमेरिकल्स जो पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं, वो जिस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं, एक वीडियो बनाएंगे हम, वो एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। नेक्स्ट पे आते, रेस्ट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोलता है अगर रेस्ट ये है तो भाई मोशन क्या हुआ। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा अगर वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज कर रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इस समय में मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, मेरी सराउंडिंग्स हो गई ये वॉल, और कुछ समय के बाद अगर मेरी पोजीशन चेंज हो जाए तो वक्त के बाद, पैसेज ऑफ टाइम के बाद मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, बिकॉज सराउंडिंग्स तो अपनी ही जगह पे है और मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर गया। इट मीन्स मैं मोशन में आया होऊंगा। इट मीन्स मैं मोशन में आया तभी तो मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो यहां पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है सराउंडिंग्स के हिसाब से। एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। वी नो दैट अगर ट्रेन रेल पे मूव कर रही है तो वो मोशन में ही तो हुई। मोशन में होगी तभी तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच पाएगी। डिटेलिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि रेस्ट क्या होती है, रेस्ट पोजीशन क्या हो गया, फिर मोशन पोजीशन क्या होता है, हमने वो पढ़ा। अब आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रिलेटिव है। अब किस सेंस में रिलेटिव है?
एक ही बॉडी एट द सेम टाइम वो रेस्ट पे भी हो सकती है एंड उसी बॉडी को उसी समय पे मैं मोशन पे भी बोल सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग्स। सुनने को अलग लगता है कि सर एक ही बॉडी रेस्ट और मोशन पे दोनों पे सेम टाइम पे कैसे हो सकती है सर, ये तो मेरे को समझ नहीं आया। तो भाई इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, मैं समझाता हूँ, देन इसे रीड करेंगे। मान लीजिए एक बस चल रही है, ठीक है, बस में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, क्लियर है ये पॉइंट। बस मूविंग पोजीशन पे है और बस के बाहर हमें ट्रीज दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, वो सराउंडिंग्स हो गया। तो जब जैसे बस मूव कर रही है तो उसके साथ जो पैसेंजर हैं वो भी तो मूव कर रहे हैं। इट मीन्स पैसेंजर विल बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स आउटसाइड द बस। पैसेंजर मोशन में होगा किन सराउंडिंग्स के हिसाब से, जो बाहर है बस के, जो ट्रीज हो गए, जो बिल्डिंग्स हो गई, बिकॉज वो तो अपनी जगह पर है मगर वो जो पैसेंजर है उसकी पोजीशन चेंज हुई। बट द सेम पैसेंजर विल बी, मैंने पहले बोला वो तो मोशन में हुआ ना सराउंडिंग्स के हिसाब से, बट द सेम पैसेंजर विल बी एट रेस्ट। वो कैसे रेस्ट पे होगा, डिपेंडिंग जो उसके फेलो पैसेंजर्स हैं। अब वाई, बिकॉज ये दो पैसेंजर है, जब गाड़ी चल रही है तो ये पैसेंजर और ये पैसेंजर दोनों गाड़ी की स्पीड से चल रहे होंगे, दोनों गाड़ी की स्पीड से जा रहे हैं। इट मीन्स इसकी सराउंडिंग्स, ये वाला पैसेंजर है तो सराउंडिंग्स के हिसाब से पहले भी वो सामने बैठा था इसके, और गाड़ी चलने के बावजूद ये है तो एक दूसरे के सामने ही है, चाहे बैक लेके जाऊं चाहे फॉरवर्ड लेके जाऊं। तो इसकी पोजीशन पर्सन ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज हुई क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। इट मीन्स पर्सन ए इज एट रेस्ट with respect to this surrounding, this passenger, but this person is in motion with respect to the surroundings outside the bus. It means the same person A that is in rest as well as in motion position depending upon the surroundings. तो ये वो चीज़ें हैं। तो देखिए अब पैसेंजर, मैंने आपको इसके वर्ड्स भी लिखे हुए, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट। एक पैसेंजर जो मूविंग ट्रेन पे है वो रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर्स, अपने आसपास वाले पैसेंजर्स के हिसाब से, मगर वो मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन। एट द सेम टाइम दस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। क्लियर है ये पॉइंट। अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। देखो मानता हूं मैं कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, बट ऐसा नहीं है कि इन कॉन्सेप्ट से कुछ पूछा नहीं जा सकता। 100% पूछा जा सकता है, एक यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पे कब होगी, ऑप्शंस दे देंगे, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इफ इट डजंट चेंजेस, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। कि सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछूं जिसने शायद ये पहले ना पढ़ा हो हो सकता है मुझे बोले पॉइंट ऑब्जेक्ट, सर पॉइंट का मतलब छोटा, तो छोटा ऑब्जेक्ट जो होगा मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूँगा। लेमैन यही बोलेगा, ठीक, जो कि सुनने में शायद लग रहा है कि सही भी होगा, ऑल्दो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज मैं इतने बड़े फुटबॉल को, इतना बड़ा फुटबॉल है, उसको लगता क्या है कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मैं उसे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। और छोटी सी बॉल को, क्रेजी बॉल पता ना, जब बचपन में खेलते थे बड़ा जंप करता था, उस छोटी सी क्रेजी बॉल को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए, मैं नहीं भी बोल सकता। अभी डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट मींस हम बॉडी के साइज के हिसाब से कभी भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लासिफाई नहीं करने वाले। अब सुनो फिर क्या, अगर कोई बॉडी अपने साइज के रिस्पेक्ट में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, देन वी कैन से दैट द बॉडी विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट मींस द फुटबॉल उसको हम मान सकते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कैसे? एग्जाम्पल मैं यहां बना रहा हूं कि फुटबॉल इतना बड़ा है और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बस इतना सा, यहां पर आ गया, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अगर फुटबॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाना है ना हमने, तो फुटबॉल को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अपने साइज के हिसाब से।
ये चीज बोल रहा हूं मैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर मैं वो जो क्रेजी बॉल की एग्जांपल दे रहा था, ये लोगों ने बॉल ली, क्रेजी बॉल, इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, बहुत ज्यादा, तो इट मींस अपने साइज के हिसाब से ज्यादा लिया ना, तो मैं बोलूंगा दिस बॉल इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे क्या लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस, देन इट मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, भाई अर्थ तो कितना बड़ा है, बट फिर भी हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। कैसे? बिकॉज जब हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं सन के रिस्पेक्ट में, सन से अर्थ जो है, मान लो सन के, देखो सन के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं, अर्थ भी मूव कर रहा है, तो अर्थ जो डिस्टेंसेस मूव कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अपने साइज के हिसाब से, तो मैं बोल सकता हूं अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। फिर ये पॉइंट है। क्लियर? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो भाई इजी है, साइंस जो आपकी फिजिक्स सेक्शन दी है या केमिस्ट्री या बायो, ये सही इजी है अगर आप क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो आप पूछा जाता है यार सर मोशन जो है ये कितने डायमेंशनल होता है। अब डायमेंशनल का मीनिंग क्या हो गया? कुछ स्टूडेंट्स को डायमेंशनल में शायद हो सकता है दिक्कत आए, मैं बता देता हूं। देखो हमारे पास 3 डायमेंशन जो है उनके ऊपर हमने वर्क करना है, 3D भी बोलते हैं जिसको। अब वो 3 डायमेंशंस कैसे वर्क की जाती है, देखो देखो एक तो मेरे पास ये बोर्ड का एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, मैं यहां बना भी देता हूं, ये आ गया एक्स एक्सिस। एक ये वाला एक्सिस होगा जिसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और एक ये बाहर वाला एक्सिस होता है जिसे हम बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते। वाई? बिकॉज बोर्ड खुद ही 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो हाउ कैन वी ड्रॉ 3 डायमेंशनल शेप ऑन द 2 डायमेंशनल बॉडी? तो तीसरी डायमेंशन कौन सी होगी? बाहर। चलो इसकी मैं एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस समझ रहे हो। अब मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, इस वे में, देख रहे हो आप, तो ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स कौन सा? आगे, फ्रंट, बैक। वाई कौन सा? लेफ्ट, देन राइट। देन जेड एक्सिस कौन सा हुआ? फिर ऊपर। अगर मैं हवा में उड़ने भी शुरू कर जाऊं वो जेड एक्सिस हो गया। ये होता है 3 डायमेंशंस। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या हो गया? जब भी, अच्छा एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं कि सर शो कैसे करेंगे 3 डायमेंशंस को। भाई ऐसे शो करते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो भाई ये क्या हो गए? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक। अब पूछ रहा है 1 डायमेंशनल मोशन क्या हो गया? जब भी 3 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है, देन वी कैन से दैट द बॉडी विल बी इन 1 डायमेंशनल मोशन। देखिए, इफ ओनली 1 आउट ऑफ द 3 coordinates specifying the position of the object changes with time, then we can say that it is 1 dimensional motion. For example, if I move in this direction only, whether front or whether back, ठीक है, अगर मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, then only 1 out of the 3 coordinates, that is x axis, changes with time. Thus we can say that this motion is 1 dimensional motion. And 1 dimensional motion is also known as linear motion. Linear means straight motion, straight line motion, or rectilinear motion you can also say that. Clear हो गया पॉइंट? देखो मैंने बताया भी, देखो एक इंसान यहां खड़ा हुआ है, ये कुछ देर के बाद स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल यहां पहुंच गया, हो गया लीनियर मोशन, जिसे हम 1 डायमेंशनल बोलेंगे। दूसरा, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दिस बॉडी जब मैं इसे छोड़ूंगा ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जा रहा है। अगर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मोशन भी 1 डायमेंशनल मोशन होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू 2 डायमेंशनल मोशन, ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। देखो यहां एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ था ना 1 डायमेंशनल मोशन में, तो 2 डायमेंशनल मोशन में 2 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। 2-3 में से 3 कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स वाई जेड, इसमें से अगर कभी 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं देन वी कैन से दैट 2 डायमेंशनल मोशन है। अब वो कैसे चेंज होते हैं देखिए। कैरम आपने कभी प्ले किया होगा, तो कैरम के कॉइन्स जिसको हम ठिप्पी बोलते हैं हिंदी में,
क्वीन भी होती है, जिसे रानी बोला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि देखो हमें पता है कि हमने जो सर्कल होता है जिसके अंदर कॉइन को गिराना होता है, साइड पे अगर कोई और कॉइन पड़ा हो, हम उसको एज पे मारते हैं, तिरछा बोलते हैं जिसको, इंक्लाइंड बोलते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, वो आगे भी जा रहा है और वो इस वे में भी जा रहा है। एक्स एक्सिस भी चेंज हुआ, वाई एक्सिस भी चेंज हुआ। इसको बोलेंगे क्या, इंक्लाइंड मोशन। और यही क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन। वाई, बिकॉज दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। चलो मैं यहां बता देता हूं, ये देखो पहले कोई इंसान यहां था, अब यहां पहुंचे, बट गया कैसे, जिगजैग मोशन। देखो ऊपर भी गया, वाई एक्सिस भी चेंज हुआ, आगे भी गया, एक्स एक्सिस भी चेंज हुआ, तो ये हो गया जिगजैग मोशन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज जिगजैग मोशन। लिखा भी है कार मूविंग इन अ जिगजैग मैनर। देखो कार अगर जिगजैग मैनर में मूव कर रही है तो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए। अब कोई पूछेगा सर तीसरा कब होगा, तो अगर वो गाड़ी उड़ने भी शुरू हो जाए तो वो तीसरा कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, जो थ्री डायमेंशनल मोशन में पढ़ेंगे हम। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। मोशन ऑफ कैरम कॉइन्स मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। देखो टू डायमेंशनल मोशन जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन में मूव करेगा। प्लेन कैसे बनाया जाता है, दो एक्सिस को यूज करके एक प्लेन बनता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को यूज करके ये बोर्ड बना, बोर्ड इज ऑल्सो प्लेन। वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यूज करके जो हमारा प्लेन बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। जिनके नाम है वही यूज होंगे। तो यहां पर देखो प्लेन में बॉडी मूव कर रही है ना, तो ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन। मूविंग ऑन टू थ्री डायमेंशनल मोशन। अब तो वो आप खुद भी बता सकते हो मुझे, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या हो गया, जब तीन के तीन कोऑर्डिनेट्स मूव कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, जो कि स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन। अगर वो तीनों चेंज हो रहे हैं एक्स वाई जेड, देन वी कैन से दैट द बॉडी विल बी इन थ्री डायमेंशनल मोशन। हाउ इट कुड बी पॉसिबल, अगर एग्जांपल लेनी है तो देखिए, मैं विंडी डे, तूफान चल रहा है और मैं काइट उड़ा रहा हूं, जिसे गुड्डी बोलते हैं ना, काइट उड़ा रहा हूं, तो वो काइट जो है ऊपर भी जा सकती है, लेफ्ट राइट हर किसी डायरेक्शन में जा सकती है, बिकॉज वैसे भी तूफान भी चल रहा है तो वो तो हर जगह लेके जा ही सकती है उसे। देन आई कैन से दैट मोशन विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर, एग्जांपल भी दी हुई है। और ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, या हवा में ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे बी, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी कहीं पर भी मूव कर सकती है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उसका मोशन। दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी तक हमने मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आता है इस चैप्टर का जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जहां हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। यहां से ऑब्जेक्टिव्स बनना शुरू हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑब्जेक्ट पे भी बनता है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, अगर वो हुई तो मैं देखूंगा कि आप मुझे कितने आंसर कर सकते हो। वी विल ट्राई कि लाइव सेशन ही हो जाए। देखो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस के लिए क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मींस इनिशियल जहां से शुरू किया बॉडी ने, फाइनल जहां तक वो पहुंचा, उनके बीच में उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, कितना रास्ता उसने तय किया, उसे हम बोलेंगे कि वो डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ को। शायद इसमें किसी को समझने में दिक्कत आए, मैंने एक एग्जांपल ली है, यहां डिटेलिंग में आपको समझ आएगी। देखो ये ए, बी और सी मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी बट थ्रू सी। अगर एक बॉडी ए से बी तक जा रही है बट सी के जरिए, तो मेरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी बोलो या सी बी बोलो, यही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। बट अगर यहां डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए बी ही हुई, और मैंने यहां क्वेश्चन मार्क डाला है कि वाई, ए बी क्यों, तो वो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट समझेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, देखो ए हो गया इनिशियल पोजीशन और बी क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड आई विल यूज दूसरा मार्कर। ए कौन सा पोजीशन हो गया भाई हमारे पास, इनिशियल, और बी हो गया फाइनल। मैंने क्या बोला, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी लेंथ होगा पाथ का, तो वो यही तो लेंथ है, तो वो ए सी प्लस बी सी ही तो है। दिस इज डिस्टेंस। वाई डिस्प्लेसमेंट इज ए बी। जरा सा वेट करो आप, नेक्स्ट पे आते हैं।
देखो ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है ये भी अभी आना है, मैं यहां पे फिर भी बोल देता हूं। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमें पता है कि मान लो अगर ये 5 मीटर्स है, ये भी 5 मीटर्स है, तो टोटल कितने मीटर्स हो जाएगा 10 मीटर्स। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यही हुआ 10 मीटर्स, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, कभी ऊपर है कभी नीचे है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देन वी कैन से दैट इट इज द स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट वो तो हम पढ़ चुके हैं, मीटर्स। सीजीएस यूनिट ये भी हमने पढ़ा, सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो बट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, या अगर कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो डिस्टेंस हुआ जीरो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, कहीं पर भी करो, किसी भी डायरेक्शन में करो, वो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा ऐड ही होगा। नहीं मूव कर रहा तो जीरो, नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्लियर है ये पॉइंट? अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, shortest path measured in the direction from initial to final point। अब वो कैसे, यही एग्जांपल क्लियर करते हैं। देखो A से B तक बावजूद इसके में C से गुजरा और गया, मतलब AC प्लस CB ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है। बट क्या आपको मालूम है शॉर्टेस्ट पाथ जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो तो AB ही हुआ ना। और मान लेता हूं ये 6 मीटर है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो AB ही है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज AB। मतलब आपने बस ये देखना है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, उससे बड़ा होता है, छोटा होता है, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको फॉर्म करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे वो जानना चाहूंगा। तो अब इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन बन गई, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम A टू B वाया दिस लाइन। It is a particular direction, na? So it means it is a vector quantity. Why? Because it has both magnitude as well as direction. Clear? Then it can be positive, negative or zero. Why? Because if it is a vector quantity and if I am moving in this way, if this is positive, जो मैं वापस पीछे आऊंगा फिर वो नेगेटिव, और अगर एक ही जगह खड़ा रहा तो वो जीरो। क्लियर? SI unit will be meters, CGS unit will be centimeter because I already told you। तो ये सारा सिनेरियो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक लास्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 ईयर्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने क्लास 12th अपनी पढ़ी थी उसके बाद ही मैं शुरू हो गया था। ठीक है, पहले कहीं अपने घर पे पढ़ाया, किसी के घर पे, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, और अब तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने एकेडमिक इंस्टीट्यूट ही खोला हुआ है, जो हम नीव के बारे में बात करते हैं, अब वहीं पे हमारा इस पे वर्क हो रहा है। तो देखो मैं उनको ये एग्जांपल पक्का देता हूँ। क्या, मान लो ये आ गया हमारा घर, होम। ठीक है, अब ये ऐसा लिखा हुआ, मैं इसे रब नहीं कर रहा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तो रब नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मान लो मैंने घर से स्कूल जाना है, तो कोई रास्ता आया, ये करते करते ये आ गया हमारा स्कूल। ठीक है, क्योंकि घर से स्कूल जाना है, मुझे पता है जो रास्ता मुझे होगा, जो ज़मीन के ज़रिए रास्ता है वहीं से जाऊंगा। घर से स्कूल हेलीकॉप्टर प्लेन में तो नहीं जाएंगे। तो मान लो यहां से यहां तक गया और यहां पर हमारा डिस्टेंस आ गया मेरा, मान लो 10 किलोमीटर। तो ये चीज हो गई डिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पाथ एंड नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आफ्टर सम टाइम आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगेन चेंज हो रही है। दिस इज डिस्टेंस। एंड इफ समवन आस्क्स व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो भाई ये हो गया ना होम, ये हो गया स्कूल। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होम और स्कूल में ऑब्वियस सी बात है यही है। तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना है? ऑब्वियस सी बात है 10 किलोमीटर से तो कम ही होगा ना। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं 2 किलोमीटर है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब समझ आया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भूल जाओ, घर और स्कूल के बीच में बिल्डिंग्स आ रही है, नदी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, चाहे वो पॉसिबल हो चलना उससे, चाहे नहीं हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज बेसिक्स मैंने पढ़ाए आपको मोशन के रिगार्डिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द अदर बेसिक्स
अदर क्वेश्चंस, सम हाई लेवल टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, और मेरी कोशिश रहेगी कि 3 वीडियो के अंदर हमेशा आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो, सो दैट फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट होने के बाद डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स के जरिए हम साइंस की बायो और केमिस्ट्री सेक्शंस भी शुरू करवा सके। आई होप ये आपको सेशन अच्छा रहा होगा, ज़रूर बताना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। देखो, फेसबुक पे हमारा विंग्स एक उड़ान नाम से ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन इट। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, देखो नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। दूसरा, फेसबुक पे हमारा विंग्स एक उड़ान नाम से पेज भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अगर आपको कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना है तो देखो, अभी हम बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर टेलीग्राम पे बनाओ चैनल, व्हाट्सएप नंबर दो, ग्रुप्स बनाओ। इतना टाइम इस समय अवेलेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दिन रात सुबह से लेकर शाम तक हम वीडियोस के ऊपर वर्क कर रहे हैं और भी काफ़ी काम होता है। तो अगर हम ये ग्रुप्स भी बनाने शुरू हो जाएंगे ना, तो दिक्कत ये हो जाएगी हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर इशू है ना, वंस लॉकडाउन गेट्स ओवर, हमारे पास और अगर एक्स्ट्रा टाइम होता है तो इस पर भी वर्क करेंगे। देखिए कि शायद आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा हो, डेलीगेट करना पड़ेगा कुछ काम हमें किसी पे, वो करेंगे। ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपको ग्रुप्स के बारे में जो आप बोल ही रहे थे। तीसरा, देखो फेसबुक पे ना एक्चुअली मैं डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज पहला हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी रीच डिफरेंट स्टूडेंट्स तक पहुँचे, हम अलग अलग स्टूडेंट्स तक पहुँचे, बिकॉज खुद उनको हमारे चैनल तक आने में शायद वक्त लग जाए। तो मैं ही चाहता हूं कि हम पहले वहां तक पहुंचे, उसके बाद वो तो कंटिन्यू आप देख ही रहे हैं कैसे करेंगे। बढ़िया रिस्पांस है, 7000 सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी कल हो चुके हैं। तो मैं डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा था। अब उसकी वजह से हुआ क्या, फेसबुक ने मुझे 10 डेज़ के लिए वहाँ पर पोस्ट करने से मना किया। वो मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, आफ्टर 21 ऑफ दिस मंथ मैं पोस्ट कर पाऊँगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी, अर्ज है कि भाई अगर आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है तो अपने भाई बहनों फ्रेंड्स तक भी ये पहुँचाओ। जितना शेयर हो सकता है शेयर करो। शेयर करना कहाँ पे है, देखो बोलने के लिए सब बोलते हैं शेयर करो, मैं भी जानता हूँ कि कोई इसे सीरियस, बाकी जब भी कोई बोलेगा हर कोई सीरियस नहीं लेता, बट मैं चाहूँगा कि हमारे ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसे ज़रूर सीरियस लो। आप व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर सकते हो, करो, फेसबुक पे कर सकते हो, करो, इंस्टाग्राम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स रहता नहीं है। लिंक के साथ शेयर करना, सो दैट जब भी उस पर कोई क्लिक करेगा URL के ऊपर जो ब्लू लिंक होता है तो वो डायरेक्ट हमारे YouTube चैनल पे आ जाए। ये सब आपके लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसे हम नेशनल लेवल पे लेकर जाए। सबसे पहले मैंने JNK के ऊपर पहुँचना है, टॉप पे पहुँचना है, एजुकेशनल चैनल, ठीक है, प्लस लद्दाख UT ऑल्सो। देन अगर आप चाहते हो कि आपको हाई लेवल मटेरियल मिले, वो वैसा मटेरियल जो अनअकैडमी, जो बाकी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसी चीज़ें, लाइव सेशंस, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन, वो चीज़ें हो, तो उसके लिए मैं भी चाहूँगा कि आपका ये थोड़ा सा जो हेल्प है ये रहे और हम इस पर फिर वर्क करें। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।